हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम लोग क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर नंबर 3 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सबसे लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में जानेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। हालांकि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख लिया है और अच्छे से समझ लिया है, तो आई थिंक उनको इतना तो जरूर पता होगा कि सॉल्ट को प्रिपेयर करने का क्या क्या मेथड है, जैसे कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस या फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इन सारे प्रिपरेशन मेथड से हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान लिया है। बट आज के क्लास में क्या स्पेशल है? आज की क्लास में स्पेशल ये है कि आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग सॉल्ट को कैसे लैब में प्रिपेयर करते हैं। देखिए, हमें अगर मान लीजिए कोई एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाना है, तो हमें इतना पता चल गया है कि क्या रिएक्टेंट हमें लेना है, बट क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, क्या ऑपरेटर्स यूज करेंगे और क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे उस सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, आज के क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, जिसे फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब ना आयरन का होता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस Fe+2 एंड Fe+3। ठीक है, अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में ना हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं एक, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सफिक्स ऐड करते हैं अस। तो क्या हो जाएगा, +3 वाले को बोलेंगे फेरिक और +2 वाले को बोलेंगे फेरस, राइट। तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड, और या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली आयरन 3 क्लोराइड भी, दोनों ही सही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में आपको पता है क्या करना है, आयरन को सिंपली पास कराएंगे क्लोरीन गैस के थ्रू, तो क्या बनेगा FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कोई भी इक्वेशन लिखने के बाद उस इक्वेशन को बैलेंस करना। अब यहाँ पे क्लोरीन है 3 और यहाँ पे है 2, तो कैसे करेंगे, 2 3 का केस आ जाए तो सिंपली यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हो गया ना क्लोरीन बैलेंस 6 6। अब आयरन को भी कर दीजिए बैलेंस्ड, हो गया। अब हो गया ये इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हमारा काम होगा कि कैसे हम लोग इसे लैब में प्रिपेयर करें। तो आप देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा अपरेटस जो सामने आपको दिख रहा है, और इसी मेथड से हम लोग आयरन 3 क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंबशन ट्यूब। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं कंबशन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं आयरन के वायर्स, जो आपको दिख रहा है ना, ये वायर्स के फॉर्म में, या फिर हम लोग आयरन पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आयरन वायर या आयरन पाउडर को हमें हीट करना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा गरम मींस रेड हॉट होने तक इसे गरम करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें पास करना पड़ेगा क्या, क्लोरीन गैस को। तो क्लोरीन गैस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसे हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी पता होगा, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि हम लोग क्लोरीन गैस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसका अगर रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे बनता है एक सॉल्ट वाटर, और साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है दैट इज क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हो गया MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ये एक बेस है, तो ये एक बेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हालांकि ये मेटल का ऑक्साइड है, बट ये बेस इसीलिए नहीं है क्योंकि जब ये रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर नहीं दे रहा है, ये सॉल्ट एंड वाटर के अलावा भी एक और प्रोडक्ट दिया है, इसीलिए ये एक बेस नहीं होगा। ठीक उसी तरह से लेड डाइऑक्साइड, इससे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरीन गैस, अगर इसका रिएक्शन HCl के साथ कराए तो। ठीक है, अब ये भी जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, टोटल 4 है, यहाँ पे 1 ही है, तो सिंपली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन 2 2,
ऑक्सीजन बैलेंस, सब बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लोरीन गैस तो हमने प्रिपेयर कर लिए, बट क्या ये क्लोरीन गैस पूरा का पूरा ड्राई होगा? हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, है ना। बट ये रिएक्शन कराने के लिए हमारा कंडीशन ये है कि हमें ड्राई क्लोरीन गैस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मॉइस्चर कंटेंट क्लोरीन गैस होगा उसको पास कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। ऐसा क्यों, क्या काम है इसका? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, इट इज अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट इट मीन्स ये क्या करता है ना कि क्लोरीन गैस में जो भी मॉइस्चर होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रेजेंट वाटर होगा उसको अगर ये ड्राइंग एजेंट एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो ये तो ड्राई हो जाएगा ना, तो हमें वही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले क्लोरीन गैस को पास कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बबल्स। जब भी गैस लिक्विड में जब बनता है ना तो बबल्स फॉर्म करता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एफर्वेसेंस, राइट। तो क्या होगा ना, ये बबल्स फॉर्म होगा, उसके बाद यहाँ से पास होगा ड्राई क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस। अब ये जो वायर है अंदर में, आयरन का वायर, ये बहुत गर्म है। अब यहाँ पे जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो होगा रिएक्शन आयरन और क्लोरीन का, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स कि इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है ना तो इस रिएक्शन के साथ साथ हीट रिलीज भी होता है, और जब हीट रिलीज हो रहा है ना तो ये फर्दर रिएक्शंस को ये कंप्लीट कर देता है। इसीलिए हम लोग को फर्दर हीट करने का जरूरत नहीं पड़ता। मीन्स एक बार हीट दे देना है, गर्म कर देना है, उसके बाद हीट सप्लाई को बंद कर देना है, और ये जो रिएक्शन होगा इससे पता है हीट तो रिलीज हो रहा है तो वो हेल्प करेगा रिएक्शन को और प्रोसीड करने में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करके बनेगा आयरन 3 क्लोराइड, दैट इज FeCl3, राइट। तो अब ये सॉल्ट हो गया। अब इसे हम लोग पास करा देते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ना इसको रखा जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर में। इट मीन्स यहाँ पे आइस क्यूब्स रहते हैं बाहर से, और ये बेसिकली हम लोग जो सॉल्ट बनाया ना उसको हम लोग कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि FeCl3 को एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हाईली डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है। हाईली डेलिक्वेसेंट क्या होता है, हाईली डेलिक्वेसेंट, हाईली डेलिक्वेसेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब तब तक करता है जब तक वो उस वाटर में डिसॉल्व ना हो जाए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होता है सॉल्ट का जो कि किसके पास है, आयरन 3 क्लोराइड के पास भी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक और ड्राइंग एजेंट, दैट इज फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। ये भी बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। तो इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि इसमें प्रेजेंट आयरन 3 क्लोराइड में जो भी मॉइस्चर होगा ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये मॉइस्चर को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें यहाँ पे ब्राउन कलर का मिल जाएगा, क्या, FeCl3। और आपको पता ही होगा Fe+3 का कौन सा कलर होता है, ब्राउन, है ना, ब्राउन इज येलो कलर होता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि देखिए जो आयरन 3 क्लोराइड होता है ना, जब इसका हाइड्रेटेड फॉर्म जब लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है FeCl3.6H2O, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर सॉल्ट है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, या फिर मान लीजिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हम कहते हैं ना, ये इसका क्रिस्टल फॉर्म होता है कॉपर सल्फेट का। तो पेंटाहाइड्रेट जब ये रहता है ना तब ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो वाटर जो है यहाँ से अलग हो जाता है और बनता है कॉपर सल्फेट और वाटर, 5H2O अलग हो जाता है। ये केमिकली बॉन्डेड है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट हीट करने के बाद जो कॉपर सल्फेट बना ना, ये
अब ये हो जाता है पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म इसका हट गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ठीक है, FeCl3 एक हाईली डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको हम लोग फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाल रहे हैं? इसके बदले हम लोग सिंपली इसको हीट भी तो कर सकते हैं। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा एनहाइड्रस FeCl3। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हो पाता है, कुछ ही अलग होता है। मीन्स देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस वाटर कुछ रह जाता है, और मतलब कुछ अलग हो गया और कुछ रह गया। जो रह गया वो आयरन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो आयरन के साथ जो रिएक्ट किया वो आयरन का ऑक्साइड बना लिया, और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन HCl। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आयरन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या होगा, आयरन तो हो गया बैलेंस्ड। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, टोटल 3 है, 2 और 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 into 2 दैट इज 24। तो 24 करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो 18 + 6 24। तो हो गया ना बैलेंस्ड। अब क्लोरीन देख लीजिए, 3 2 6 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 6 है, हाइड्रोजन 6 और ये 24 हाइड्रोजन, तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कितने हो गए, 9 + 3 दैट इज 12, यहाँ पे 6 × 12, मतलब ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया। तो देखिए, ये इक्वेशन में क्या हो रहा है कि इसको सिंपली हीट करने से क्या हो रहा है कि सिर्फ 9H2O जो था वो तो अलग हो गया, बट उसके अलावा जितने थे, जैसे कि टोटल यहाँ पे कितने हो गए, H2O टोटल हो गया 12 में से 9 अलग हो गया। बट अगर मान लीजिए 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 रह गया ना H2O मॉलिक्यूल। तो 3 जो रह गया वो रिएक्ट कर गया क्या, आयरन और क्लोरीन के साथ। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, और इसका क्या काम है, इट इज ऑल्सो अ ड्राइंग एजेंट, और ये ड्राई करता है, मीन्स मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा FeCl3 के साथ उसको अलग कर देता है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट है जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। अब इन दोनों को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों, दोनों को प्रिपेयर करने का मेथड सेम ही होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा, तो जिंक लेंगे पहले, और इसको हम लोग ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, और इसको जेंटली हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जिंक सल्फेट है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है ना, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि इसका एक मॉलिक्यूल 7H2O मॉलिक्यूल को अपने साथ केमिकली कंबाइन करके रखता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2O। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिंक सल्फेट जब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया था, तो ये ना पाउडर फॉर्म में था, बट जैसे ये सॉल्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये हो गया इसका क्रिस्टल फॉर्म, मींस निडल के फॉर्म में इसका क्रिस्टल होता है, इस तरह का निडल की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट आयरन सल्फेट। तो बस सिंपली हमें जिंक की जगह आयरन लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसका कलर व्हाइट है, सिंपल। अब आयरन को रिएक्शन कराना है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और बनेगा आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज होगा, और यही फिर FeSO4
यहाँ पे भी ये इसका एक मॉलिक्यूल 7H2O मॉलिक्यूल को अपने साथ केमिकली कंबाइन करके रखता है और बनेगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ग्रीन विट्रियोल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका लैबोरेटरी मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:5 का रेशियो में लेना है। इट मीन्स कि अगर हम लोग 10 ml लेते हैं एसिड तो हमें यहाँ पे 50 ml लेना पड़ेगा वाटर। इट मीन्स 10 ml एसिड को हमें डिसॉल्व करना होगा 50 ml वाटर में। नेक्स्ट, अगर इस तरह से ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं सिंपली 5 ml एसिड और इसको डिसॉल्व करेंगे 25 ml वाटर में। मीन्स रेशियो होना चाहिए 1:5 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद ऐड करेंगे हम यहाँ पे जिंक ग्रैन्युल्स। जिंक ऐड करेंगे इसमें स्लोली और उसके बाद इसे हम कंटिन्यूअस स्टर करेंगे और इस पूरे सॉल्यूशन को कंटिन्यूअस हमें हीट भी करना है जेंटली। तो क्या होगा ना, जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में हमें जिंक सल्फेट मिलेगा, बट ये जो बबल्स का फॉर्म दिख रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के बाद रिलीज हो रहा है। ठीक है, और इसी बबल्स को ही तो कहते हैं क्या, इफरवेसेंस। जब गैस बबल्स फॉर्म होता है लिक्विड में, इसे कहते हैं इफरवेसेंस। ठीक है, तो देखिए ये जो गैस बबल्स है ना, जब ये दिखना बंद हो जाए, मीन्स ये जो इवॉल्व हो रहा था H2 गैस, अगर ये बंद हो गया, अब ज़्यादा हाइड्रोजन गैस अब इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पूरा कंज्यूम हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मीन्स पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर गया है जिंक के साथ। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है कि हम यहाँ पे ना जिंक को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे, ठीक है, ताकि सारा का सारा एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाए। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो ये जो सॉल्यूशन बचेगा वो किसका होगा, जिंक सल्फेट, और इसके साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी होंगे। तो सबसे पहले हम इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे इम्प्यूरिटीज को, तो देखिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को। तो फिल्टर करेंगे तो देखिए कुछ जिंक के मेटल्स होंगे, कुछ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होंगी, वो यहाँ रह जाएंगी और नीचे हमें मिल जाएगा प्योर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, अब इस सॉल्यूशन को हम लोग फर्दर हीट करेंगे। और हीट कब तक करेंगे, जब तक हमें हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस, या फिर इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, जब तक ना मिल जाए तब तक हमको इस सॉल्यूशन को हीट करना है, राइट। हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट था वो डिसॉल्व हो गया एंड नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। तो उस पॉइंट को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मींस उस टाइम क्रिस्टल फॉर्म होना स्टार्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट आउट रख देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर हमें दिखता है इसका क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल दिखेगा हमें, अगर जिंक हम लोग शुरू में लिए तो जिंक सल्फेट का मिलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग आयरन ऐड करेंगे तो हमें आयरन सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसको सिंपली हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद ड्राई करेंगे, है ना। ड्राई कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर से उसको फोल्ड कर करके उसको ड्राई कर लेंगे, फिर हमें मिल जाएगा जिंक सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट का क्रिस्टल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट है लेड क्लोराइड। तो हम लोग कैसे लेड क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड होता है, ये मेथड होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो सिंपली ना ये एक क्या है, ये प्रिसिपिटेट है लेड क्लोराइड। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेड क्लोराइड जो होता है ना, ये नॉर्मल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट हॉट वाटर में इट इज सॉल्युबल। एज आई हैव सेड कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो हॉट वाटर में लेड क्लोराइड सॉल्युबल होता है, रेस्ट ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो चलिए, हमें लेड क्लोराइड को प्रिपेयर करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, या तो हम ले सकते हैं कोई दो एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का, या फिर एक सॉल्ट लीजिए और एक एसिड लेंगे। तो हम लोग लेते हैं लेड नाइट्रेट। इसका एक्वस सॉल्यूशन मींस इस सॉल्ट को हम लोग एक बीकर में इसको डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और सॉल्ट हमें लेना पड़ेगा। कौन सा सॉल्ट लेंगे, क्योंकि क्लोराइड है तो क्लोराइड वाला कोई सॉल्ट, जैसे NaCl ले सकते हैं। और इसका भी एक्वस मींस NaCl सॉल्ट लिए और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व करा। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा। मींस प्लस वाला ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका प्लस इस नेगेटिव के साथ, तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, जो कि अगेन वाटर में सॉल्युबल होता है, और साथ ही साथ मिलेगा लेड क्लोराइड, जो कि प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो इस तरह से प्रिपेयर हो गया ना लेड क्लोराइड। तो इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथड तो जानेंगे ही। और इसके अलावा हम लोग ना इसके जगह कोई एसिड भी ले सकते हैं, HCl, है ना, क्योंकि इसका नेगेटिव वाला Cl है, तो Pb और Cl मिलके लेड क्लोराइड तो फॉर्म हो ही जाएगा। तो वो आप अकॉर्डिंगली, आप जो भी आपको सॉल्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्टेंट ले सकते हैं। तो इसका भी एक्वस, इसका भी एक्वस, मींस इसको भी हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो बनेगा PbCl2 प्लस HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें प्रिसिपिटेट मिल गया। अब चलिए हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन दोनों हम लोग प्रिपेयर किए टेस्ट ट्यूब में, एक में लेड नाइट्रेट और एक में सोडियम क्लोराइड और एक में NaCl। अब दोनों को सिंपली डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करके इसको कंटिन्यूअस स्टर भी करेंगे, तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा लेड क्लोराइड का, है ना, नीचे में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, और ऊपर जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका रह जाएगा, वो रह जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे, हमें चाहिए क्या, लेड क्लोराइड। तो हम लोग सिंपली ये जो सॉल्यूशन है इसको फिल्टर करेंगे। अब देखिए फिल्टर करेंगे ना, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है ना, तो ये फिल्टर पेपर पे रह जाएगा, और NaNO3 जो है वो चला जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, मींस यहाँ पे हमें जो भी हम फिल्टर पेपर रखे हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसे फनल कहते हैं, और फनल में हम फिल्टर पेपर रखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेड क्लोराइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनिमम वाटर में, हॉट वाटर गर्म पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको डिसॉल्व किया, हीट किया है अब इसे। अब हीट कब तक करेंगे, जब तक हम लोग को इसका हाई क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका ना मिल जाए। हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक ना मिल जाए, मींस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे कूल करने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इसे रखेंगे, तो फिर इसका क्रिस्टल हमें मिल जाएगा। और क्रिस्टल जब मिल गया तो हम लोग इसको फिल्टर कर लेंगे, फर्दर जो सॉल्यूशन है वो रह जाएगा, फिल्टर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने से हमें मिल जाएगा क्रिस्टल लेड क्लोराइड का। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं लेड क्लोराइड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग कौन कौन सा सॉल्ट इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखिए आपको पता है सिल्वर क्लोराइड, ये भी इंसॉल्युबल है, इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट हम लोग को पता है मर्क्यूरी, ये भी इंसॉल्युबल होता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर लेड सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, ये सारा कुछ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से, या फिर बेरियम सल्फेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट सॉल्ट प्रिपरेशन किसका करना है? कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज CaCO3। तो इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी होगा डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए भी हमें 2 सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले लेट्स सपोज कैल्शियम का लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, वो भी कैसा? जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। ये सॉल्ट ले लिया हमने। और एक हमें लेना पड़ेगा कार्बोनेट का सॉल्ट। तो किसका ले सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट। ये तीनों सॉल्युबल होता है, रेस्ट कोई भी मेटल का कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता। तो हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है, तो हम लोग लेंगे लेट्स सपोज सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिए और सिंपली दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके स्टर करेंगे तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 एंड सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे? जो सॉल्यूशन रहेगा, लेट्स सपोज ये बीकर में नीचे में रहेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, और ऊपर में सॉल्यूशन रहेगा सोडियम क्लोराइड का। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग इसको फिल्टर करेंगे अगेन, फिल्टर पेपर के हेल्प से। फनल लेंगे, इसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे और इस नीचे में बीकर रख लेंगे। तो क्या होगा? ये पूरे सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट यहीं पे रह जाएगा, और क्योंकि NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये नीचे कलेक्ट हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे इसे वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बच्चों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो भी हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ साथ कुछ सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम लोग ना वाटर से वॉश करते हैं। तो वॉश करेंगे तो जो भी यहाँ पे NaCl अगर बचा हुआ रह गया है तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके नीचे मिल जाएगा। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो वो एज इट इज फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ से फिल्टर पेपर निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे और मिल जाएगा हमें एमोर्फस कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग इस मेथड से कौन कौन सा मेटल का कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हम लोग सारा मेटल का कार्बोनेट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेप्ट सोडियम का कार्बोनेट या फिर पोटेशियम का या फिर अमोनियम कार्बोनेट। इनके अलावा सारा मेटल का कार्बोनेट हम लोग इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं लैबोरेटरी में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब इसका मेथड भी देख लीजिए। फिल्टर कर लिए और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं पूछूं कि ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है? तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास कटायन वाला पार्ट एक H+ भी है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मीन्स लेट सपोज लगभग 5 ग्राम हम लोग लिए। ठीक है, और इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे 25 ml वाटर में। और वो भी कैसा वाटर? हम लोग पानी को ठंडा रखेंगे यहाँ पे कोल्ड वाटर में, और इसको पास कराएंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, ये इसका अपरेटस है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है और इसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा है आइस क्यूब्स, ताकि पानी ठंडा हो जाए। अब इसमें हम लोग डालते हैं सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये रिएक्शन मतलब ये रिएक्ट करके बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं फर्दर, ये सॉल्यूशन को लेंगे और इसको हम लोग इवापोरेट करेंगे। कब तक इवापोरेट करेंगे? जब तक हमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने तक हम इसे हीट करेंगे या फिर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक इसे हीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसे कोल्ड ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा क्रिस्टल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो
तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट और यू कैन से ब्लू विट्रियल। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो वो होता है CuSO4.10H2O मींस कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो 10H2O क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट CuSO4 तो ठीक है, 10H2O क्या है, तो 10H2O होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी होता है कुछ सॉल्ट का, जिसमें क्या होता है ना कि जैसे पहले हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले हमें उसका मिलता है पाउडर फॉर्म, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कुछ सॉल्ट का कि वो फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल को अपने साथ केमिकली कंबाइन करके रखता है, ठीक है। और केमिकली कंबाइन जब करता है तो सॉल्ट का पाउडर फॉर्म चेंज हो जाता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और इसे ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ना कुछ सॉल्ट के कलर भी इम्पार्ट हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 तो ये अपने साथ 10H2O मॉलिक्यूल को केमिकली कंबाइन करके रखता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग पहले सॉल्ट जब CuSO4 जब प्रिपेयर करेंगे ना तो पहले हमें इसका पाउडर फॉर्म मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.10H2O। अब इसका पाउडर फॉर्म चेंज हो जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो पहले जब ये पाउडर फॉर्म था तो इसका कलर वाइट होगा, लेकिन जैसे इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में, और इसीलिए इसका नाम एक और है दैट इज ब्लू विट्रियल। तो चलिए इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा वो जानते हैं। तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड का H+ कंसंट्रेशन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए बेस के OH- कंसंट्रेशन से, तो उसे कहते हैं कि पूरा का पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया बेस से, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मींस कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तो बनता है साल्ट एंड वाटर, राइट। तो एसिड का जो H+ है अगर इसका कंसंट्रेशन बराबर हो बेस की OH- कंसंट्रेशन से तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मिलेगा सॉल्ट। और कैसा सॉल्ट होगा, ये होगा नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट या फिर हम कह सकते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करेंगे, क्या एसिड लेंगे, कौन सा बेस लेंगे। तो चलिए, तो देखिए सल्फेट है यानी कि हमको एसिड कौन सा लेना पड़ेगा, तो हम लोग लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस कौन सा लेंगे, तो देखिए कॉपर मेटल है तो इसका बेस लेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट, ये सारा कुछ हम लोग ले सकते हैं। तो एसिड हम लोग लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और बेस क्यूप्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, एसिड सेम रहेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखिए पहले में CuSO4 प्लस वाटर, साल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी CuSO4 प्लस वाटर, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखिए सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा CuSO4 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि कॉपर कार्बोनेट जब भी होता है ना तो रिएक्शन के बाद हमेशा अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। बट यहाँ से हमें नॉर्मल सॉल्ट तो मिल ही गया। अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स क्या क्या हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग बीकर में लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्पीकर में ऐड करेंगे, लेट्स सपोज हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे ऐड करेंगे और थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट में, इतना ज़्यादा कि हम लोग को यहाँ पे दिखने लगे बॉटम में, सेटल डाउन हो जाए, ताकि पूरा का पूरा एसिड जो है वो रिएक्ट कर जाए बेस के साथ, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद फॉर्म होगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। मीन्स अब जब डाल दिए इसमें, इसको स्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद बनेगा कॉपर सल्फेट
वाटर रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का होगा वो भी लेफ्ट आउट रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि इसी को अलग करना है ना, क्योंकि हमें तो कॉपर सल्फेट चाहिए। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग यूज करेंगे क्या, फिल्टर पेपर है ना, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे लेफ्ट आउट रह जाएगा और नीचे मिलेगा हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें हाई कंसंट्रेटेड या फिर हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको इवापोरेटिंग डिश लेंगे और उसमें हीट करेंगे इस पूरे सॉल्यूशन को। तो इसको हीट करा हमने और जब तक हमें इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ना मिल जाए तब तक हम इसे हीट करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जब मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगता है तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म या फिर पॉइंट। तो उसके बाद हम लोग इसको एज इट इज लेफ्ट छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और उसके बाद फिर हमें दिखेगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। तो जैसे हमें इसका क्रिस्टल दिखने लगेगा तो हम लोग इसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद फर्दर इसे ड्राई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, ये सॉल्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं ना कि इस मेथड से हम लोग ना बहुत सारे सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, या फिर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर लेड नाइट्रेट। तो ये सारे सॉल्ट्स हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही लिया है और बेस लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का बेस लेंगे और स्टेप्स तो यही फॉलो हमें करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग सॉल्युबल बेस लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एसिड ही रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बट वहाँ पे हम लोग लिए थे इस मेथड में हम लोग लिए थे इनसॉल्युबल बेस, मींस ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि इस मेथड से ना हम लोग पोटेशियम या फिर सोडियम या फिर अमोनियम के सॉल्ट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग कोई भी सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, इस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिए थे क्या, इनसॉल्युबल बेस, और आपको पता है कि इन सारे ये सब के जो बेस होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं, एल्कलीज या फिर कैल्शियम वाले भी। तो नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम लोग को लेना है बेस सॉल्युबल बेस। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच H plus ion of an acid react completely with OH minus, जो H plus है वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए OH minus बेस का to give salt and water only, then it is called as neutralization reaction। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं soluble base, तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, salt and water। ठीक है, और इस मेथड जब हम लोग soluble base लेते हैं ना तो इस मेथड को टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। टाइट्रेशन आप लोगों को करना भी पड़ेगा 11-12 क्लास में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले एसिड लेंगे और एसिड को हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने फिल किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, अब उसके बाद ना हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और इसमें लेट्स सपोज 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि रिएक्शन जब H2SO4 और NaOH। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो गया सोडियम का सॉल्ट, पोटेशियम का और अमोनियम का सॉल्ट हम लोग इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, तो देखिए ये जो टाइट्रेशन मेथड जो होता है ना, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, क्या होता है ना कि इसमें ना हम लोग जो ब्यूरेट में लेते हैं तो इसमें हमको इसका वॉल्यूम पता चल जाता है। ठीक है, और फिर इसका कंसंट्रेशन पहले से पता होता है। ठीक है, और NaOH है ना तो इसका भी वॉल्यूम हमें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 25 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको इसका वॉल्यूम पता चल गया और हम लोग को फाइंड करना पड़ता है NaOH का कंसंट्रेशन। मीन्स एक नोन कंसंट्रेशन से हम लोग फाइंड करते हैं अननोन कंसंट्रेशन की कितना अमाउंट है, इसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, इस मेथड से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो ब्यूरेट में हम लोग लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे 25 ml ले लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब हमें क्या करना है ना, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1-2 ड्रॉप। सबसे पहला स्टेप्स ये है कि हम लोग इसमें फेनोप्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे। ये कैसा इंडिकेटर है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड में कौन सा कलर देता है, तो एसिड में कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कलर भी क्या होता है, कलरलेस ही रहता है, बट बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग बेस लिए, बेस में अगर 1-2 ड्रॉप हम लोग ऐड कर दिए फेनोप्थलीन इंडिकेटर को, तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ये कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें ना, तो हमें इसे ना कंटिन्यूअस स्टर भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये जो पिंक कलर है वो डिस्कलर हो जाए, मीन्स कलरलेस हो जाए, और उसी पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट, या फिर ऐसा पॉइंट जिसमें पूरा का पूरा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया बेस से। उस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे कलर मतलब डिस्कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें साल्ट एंड वाटर रहेगा प्लस फेनोप्थलीन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेंगे और इसको फिर इवापोरेट करेंगे, गरम करेंगे। कब तक गरम करेंगे, जब तक हमें इसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए, या फिर हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हम लोग इसको हीट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसमें हम लोग को क्रिस्टल्स मिल जाएगा, है ना। फिर हम लोग इसको फर्दर फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करने के बाद इसको ड्राई कर देंगे और हमें मिल जाएगा सॉल्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लैब में सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास स्टूडेंट्स यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिदा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।